वेलकम बैक फ्रेंड्स। और आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने आए हैं। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसने बहुत सारे जनरेशन्स तक साइंस में, मॉडर्न साइंस में इंटरेस्ट बना के रखा है। और वो टॉपिक्स है टाइम मशीन्स। हम लोगों ने टाइम मशीन्स के बारे में बहुत सारी ऐसी थ्योरीज पढ़ी हैं। और बहुत सारी मूवीज में, बहुत सारी स्टोरीज में हम लोगों ने ऐसी चीजें देखी हैं जिसमें हम लोग टाइम ट्रैवलिंग को शो करते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं कि किस तरीके से टाइम ट्रैवलिंग हो सकती है या की जा सकती है। लेकिन कभी भी हम लोग उसके एक्चुअल थ्योरी के पीछे नहीं जाते हैं कि उस टाइम ट्रैवलिंग और टाइम मशीन के पीछे कौन सी ऐसी थ्योरी है जो रिस्पॉन्सिबल है और किस तरीके की फिजिक्स काम करती है। तो चलिए आज हम एक ऐसे ही बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइम ट्रैवलिंग मॉडल के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि 1973 में फ्रैंक टिपलर ने दिया था और उन्होंने अपनी टाइम मशीन को बहुत ही सिंपली एक्सप्लेन किया था। तो चलिए देखते हैं कि ये टाइम मशीन आखिर कैसे बनाई जा सकती है और इसकी हाइपोथेसिस क्या है। तो हमें समझना पड़ेगा टाइम मशीन के कंस्ट्रक्शन को समझने के लिए। हालांकि टाइम मशीन बनाना और टाइम के साथ छेड़छाड़ करना एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है हमारे फिजिक्स में। और जब हम टाइम को ऑल्टर करने लगते हैं तो हम रिलेटिव फिजिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स में पहुंच जाते हैं। तो अभी हम लोग इस वीडियो में क्वांटम फिजिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स से कुछ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स को बहुत ही आसान शब्दों में समझेंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को कुछ ऐसे नए कॉन्सेप्ट से रूबरू कराऊं जिन कॉन्सेप्ट्स को आप लोगों ने पहले इमेजिन नहीं किया होगा अभी तक के न्यूटोनियन फिजिक्स में और जनरल फिजिक्स में। तो इससे पहले कि हम टाइम ट्रैवलिंग और उसकी पॉसिबिलिटीज के बारे में जानना शुरू करें, हमें कुछ छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और वो कॉन्सेप्ट्स हैं पॉजिटिव और निगेटिव मास के कॉन्सेप्ट्स, निगेटिव एनर्जी का कॉन्सेप्ट और सिंगुलैरिटी। अब पॉजिटिव और निगेटिव मासेस क्या हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने फिजिक्स में सिर्फ पॉजिटिव मासेस ही पढ़े हैं। हम लोगों ने कभी -1 kg नहीं बोला, या कभी भी किसी ऑब्जेक्ट का जो मास है वो निगेटिव नहीं हुआ है, वो हमेशा पॉजिटिव में ही रहा है ना। हम कभी भी नहीं बोलते कि ये ऑब्जेक्ट -10 kg का है, -15 kg का है, क्योंकि फिजिक्स में हम निगेटिव का मतलब मानते हैं अपोजिट डायरेक्शन। तो आखिर नेगेटिव मास क्या हो सकता है और कैसे बनता है नेगेटिव मास, और क्या होता है पॉजिटिव मास, पहले वो देख लेते हैं। चीज होती है और उसको हम लोगों ने कैसे स्टैंडर्डाइज किया है। सबसे पहले हम मास के मीनिंग को समझते हैं। व्हाट डू वी से व्हेन वी से मास। जब हम मास बोलते हैं तो उसका मतलब क्या होता है। और सेकंड चीज, वेयर डिड मासेस कम फ्रॉम। ये मासेस आई कहाँ से, वे वर दे क्रिएटेड। क्योंकि हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा है, और हम लोगों ने ये स्टेटमेंट को भी पढ़ा है कि मासेस को ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो आखिर मासेस कब से एग्जिस्ट कर रही हैं। आखिर ये यूनिवर्स में जितना मास आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें सन है, प्लैनेट्स हैं, गैलेक्सीज हैं, स्टार्स हैं, हेवनली बॉडीज हैं, एस्टेरॉयड्स, कॉमेट्स, मीटियोर्स, इन सब के मासेस कैसे आए, कहाँ से आए, इनको क्रिएट किया गया था, या बहुत पहले कोई एक ऐसी बड़ी चीज रही होगी जिसके टुकड़े आज हम छोटी छोटी गैलेक्सीज और प्लैनेट्स के फॉर्म में देख रहे हैं। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि मासेस बहुत ही कांस्टेंट चीज है इस यूनिवर्स में जो चेंज नहीं हो सकती है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मासेस को ऐसा माना जाता है कि जब इस दुनिया में कुछ भी नहीं था, इस वर्ल्ड में, इस यूनिवर्स में कुछ भी नहीं था, नथिंगनेस था, तब से मासेस एग्जिस्ट कर रही हैं। यानी राइट फ्रॉम द टाइम बिफोर बिग बैंग मासेस हैव एग्जिस्टेड। बिग बैंग से बहुत पहले से मासेस एग्जिस्ट कर रही थी। और उस पीरियड को जिसमें बिग बैंग नहीं हुआ था, बिग बैंग से बहुत पहले वाला पीरियड, मैं बिग बैंग के पहले के पीरियड को जब मैं बता रहा हूं तो आप इमेजिन करके चलिए कि वो बहुत ही स्मॉल फ्रैक्शन में होगा, दैट कैन बी इन नैनो सेकेंड्स और दैट कैन बी इन फेम्टो सेकेंड्स। तो 10⁻⁻12 -15 ऐसे करके टाइमिंग्स हो सकती हैं सेकेंड्स में। तो इतने पहले एक ऐसा पोजीशन था, एक ऐसा स्टेट था हमारे यूनिवर्स का, जिसको हम इनिशियल सिंगुलैरिटी कहते हैं। अभी सिंगुलैरिटी क्या है इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे थोड़ी देर बाद। सिंगुलैरिटी मतलब स्टार्टिंग और एंड, यानी जब कुछ भी शुरू नहीं हुआ हो और जब कुछ भी बचा ना हो, वो सिंगुलैरिटी कहलाती है। और ऐसा माना जाता है कि जब प्लैनेट्स, गैलेक्सीज और स्टार्स नहीं थी, तब भी इस यूनिवर्स में मास था और लाइट थी। और ये सब एक बहुत ही स्मॉल पोर्शन में पैक्ड थे, आप कह सकते हैं मटर के दाने जितना था हमारा पूरा यूनिवर्स। और उतने छोटे मास में इतना बड़ा
उतने छोटे से कंटेंशन में आप कह सकते हैं इतना बड़ा मास जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड था, और फिर बिग बैंग हुआ और वो सारे मासेस स्कैटर होती चली गई और हमारा यूनिवर्स एक्सपैंड करता चला गया। ऐसा बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट क्लेम करते हैं। अब हम देखने वाले हैं कि स्टैंडर्ड पॉजिटिव मास क्या होता है। जब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड पॉजिटिव मास की, तो स्टैंडर्ड पॉजिटिव मास का एसआई यूनिट हम जानते हैं किलोग्राम होता है। और ये किलोग्राम कहाँ से आया है? हमारे स्टैंडर्ड मास में कैसे पता कर लिया गया कि इतने वजन को ही किलोग्राम बोला जाएगा? Why would 1000 grams would be known as kilogram? Why not 1500 grams or why not 2000 grams? पहले ये चीज़ें बहुत इनकन्वीनियंट थी। अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग ट्रेड्स चलते थे और वहाँ के अपने स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स होते थे। अब जैसे कि हम नॉन स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स की बात करते हैं, जैसे हम क्यूबिट्स या फिर आर्म लेंथ की बात करते हैं, तो मेरा आर्म लेंथ और एक छोटे बच्चे का आर्म लेंथ दोनों बहुत अलग हो सकता है। तो अगर मैं कहता हूँ कि 100 रुपए में एक आर्म लेंथ सामान मिलेगा आपको, या फिर यू कैन से एक आर्म लेंथ कपड़ा मिलेगा आपको 100 रुपए में, तो दैट कैन बी वेरी डिफरेंट ना। मेरा आर्म लेंथ बहुत अलग है और आपका आर्म लेंथ बहुत अलग होगा, तो ये तो कम और ज्यादा की बात हो जाएगी। जिसके हाथ लंबे हैं वो ज्यादा कपड़ा लेके चला जाएगा, जिसके हाथ छोटे हैं वो उसको कम पोर्शन मिलेगा, है ना। तो सेम चीजें बहुत प्रॉब्लम देती थी मासेस के भी केसेस में, कि मासेस नॉन स्टैंडर्ड थे और अलग अलग स्टैंडर्ड्स यूज किए जाते थे चीजों को वजन करने के लिए। लेकिन फिर 19th सेंचुरी में इसका एक प्रोटोटाइप तैयार कर दिया गया, एक स्टैंडर्ड प्रोटोटाइप, जो कुछ ऐसा दिखाई देता है। और ये प्रोटोटाइप 90% प्लैटिनम और 10% इरिडियम से मिलाकर बना गया है। ये प्रोटोटाइप का जो मास है उसको स्टैंडर्डाइज कर लिया हम लोगों ने, और इसी प्रोटोटाइप को हमने बोल दिया 1 kg। और इस प्रोटोटाइप की बहुत सारी कॉपी प्रोटोटाइप्स बना के अलग अलग कंट्रीज में एज अ स्टैंडर्ड भेज दी गई, और फिर पूरी दुनिया ने एक ही स्टैंडर्ड यूनिट को अडॉप्ट कर लिया मासेस को मेजर करने के लिए। ये प्रोटोटाइप अभी फ्रांस के सवॉर में रखा गया है। वहाँ इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स जो कि स्टैब्लिश्ड है वहाँ पे, जो इन सारी चीज़ों की निगरानी रखता है, वहाँ पे ये प्रोटोटाइप की ओरिजिनल कॉपी रखी गई है। और इस प्रोटोटाइप को ट्रिपल लेयर्ड वैक्यूम ग्लास फ्रेम में रखा गया है, ताकि ये रिएक्ट न करे आउटर एटमॉस्फेयर के साथ और अपने मास को लूज ना करे। लेकिन फिर भी तकरीबन 130 साल रहने के बाद इसका एक बहुत छोटा फ्रैक्शन 5 माइक्रोग्राम्स के अराउंड डिके कर गया है। तो हम जान सकते हैं कि किस तरीके से प्रोटोटाइप्स और स्टैंडर्डाइजेशन होता है। ये तो, लेकिन निगेटिव मास क्या होता है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि पॉजिटिव मास तो होता है भाई, लेकिन निगेटिव मासेस क्या होते हैं? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर हम फिजिक्स में या फिर साइंस में मासेस की बात करते हैं, तो मासेस का मतलब होता है किसी भी बॉडी की टेंडेंसी या किसी भी बॉडी का कैपेबिलिटी, कि वो अपने अंदर की एक्सेलरेशन को कितना रेजिस्ट करता है। यानी अगर आपकी बॉडी कहीं रखी है, तो उसको धक्का देने के लिए, उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए आपको उसके मास को ओवरकम करना पड़ेगा, है ना। और ये मास ही तो मेजर ऑफ इनर्शिया है, यही तो हम लोग पढ़ते हैं ना। तो वो मास जो आपका जितना ज्यादा होगा बॉडी का, आपको उतना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, उसका रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा एक्सेलरेशन के खिलाफ। तो ये होता है पॉजिटिव मास। लेकिन निगेटिव मासेस पॉजिटिव मास के बिल्कुल ऑपोजिट होता है। आप अगर इस फिगर में देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ दो तरीके के मासेस को रिप्रेजेंट किया गया है। एक ये रेड वाला फिगर, रेड बॉल, और दूसरा ये ब्लू बॉल, है ना। ये जो ब्लू बॉल है ये पॉजिटिव मास है, क्योंकि इसका जो मास है वो इस फ्रेम को, इस कह सकते हैं आप स्पेस को डिप्रेस कर रहा है, उसको नीचे दबा रहा है। यानी कि उसका जो मास है वो डाउनवर्ड्स है, वो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, डाउनवर्ड फोर्स, और उसके कारण हमारे स्पेस रीजन में डिप्रेशन आ गया है। वही दूसरी ओर ऐसा जनरली होता नहीं है। मैं आप लोगों को पहले भी बता दूं कि निगेटिव मासेस हाइपोथेसिस है, ओरिजिनली एग्जिस्ट नहीं करती हैं। लेकिन हम एक हाइपोथेसिस रखते हैं क्वांटम फिजिक्स में कि जिस तरीके से निगेटिव चार्जेस के साथ पॉजिटिव चार्जेस एग्जिस्ट करती हैं, उसी तरीके से पॉजिटिव मासेस के साथ निगेटिव मासेस भी एग्जिस्ट करती होंगी। तो ये जो दूसरा रेड बॉल आप देख सकते हैं, ये है एक नेगेटिव मास, क्योंकि ये जहां रखा गया है ये प्लेन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ये डिप्रेशन क्रिएट नहीं कर रहा है, ये उसको और ज्यादा उठा रहा है, यानी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। प्लेन जो है वो उसकी तरफ जा रहा है, यानी वो एक्सेलरेशन को रेजिस्ट नहीं कर रहा है, एक्सेलरेशन को प्रमोट कर रहा है। एक तरीके से सीधे आप समझ सकते हैं कि जब हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो उसमें जो एक्सेलरेशन आता है वो किसके डायरेक्शन में आता है? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये होता है पॉजिटिव मासेस के केस में।
जैसे कि आपका ये ब्लू बॉल है, इसका फोर्स डाउनवर्ड है तो इसका एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड ही हो गया। लेकिन नेगेटिव मासेस के केस में आप जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे, एक्सेलरेशन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। यानी अगर आप फोर्स आगे की तरफ लगाते हैं तो बॉडी आगे की तरफ न जाके आपकी तरफ पीछे आएगी। तो ये होता है नेगेटिव मासेस और नेगेटिव एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट। तो ये चीजें आपको आई होप समझ में आ गई होंगी, नेगेटिव मासेस का कॉन्सेप्ट। हालांकि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, लेकिन इसको मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस तरीके से समझा दूं कि एक छोटा बच्चा भी इस चीज को समझ सके। इसका एक और डायग्राम समझने के लिए, ये देखिए, ये डायग्राम जो है ये बहुत ही अच्छे से पिक्चराइज कर रहा है पॉजिटिव और नेगेटिव मासेस को। यहाँ हम देख सकते हैं जो पॉजिटिव मास है और जो नेगेटिव मास है वो अंडरस्टूड है। आप खुद भी देख के जान सकते हैं कि जो रेड वाला मास दिखाई दे रहा है वो ग्रेटर देन जीरो है, यानी वो मास पॉजिटिव है, और जो ब्लू वाला मास है वो लेस देन जीरो है, यानी कि वो नेगेटिव मास है। पॉजिटिव मासेस प्लेन में डिप्रेशन क्रिएट कर रहे हैं अपने इनर्शिया के कारण, और जो ब्लू वाला मास है वो अपने एंटी इनर्शिया के कारण प्लेन को ऊपर उठा रहा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। सो यू कैन इजिली अंडरस्टैंड व्हाट कैन बी टेकन एज पॉजिटिव मासेस एंड व्हाट कैन बी टेकन एज नेगेटिव मासेस। अब नेगेटिव मासेस का यूज जो है, अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, बहुत ही हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। फिजिक्स में हम इसको यूज करते हैं लेकिन ओरिजिनली ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं हमारे आसपास। नेगेटिव मासेस का एक्सप्लेनेशन जो है वो बहुत ही हेल्पफुल होता है बहुत सारी ऐसी ऐसी थ्योरीज को वेरीफाई करने में और उनको एक्सप्लेन करने में, जैसे कि ग्रेविटेशनल फील्ड थ्योरीज हो गई, ग्रेविटेशनल वेव थ्योरी हो गई, क्वांटम इफेक्ट हो गया, फील्ड इफेक्ट्स हो गए, हॉल इफेक्ट हो गया, कासिमिर इफेक्ट हो गया। ये कुछ ऐसे बहुत ही हाई ग्रेड एक्सपेरिमेंटल वो थे, प्रोग्राम्स थे, सेटअप्स थे, जिसमें हम लोगों ने नेगेटिव मासेस और नेगेटिव एनर्जी के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से यूज किया और एक्सप्लेन किया, जो फर्दर आप लोग आगे के क्लासेस में और ग्रेजुएशन लेवल और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे आप लोग स्टडी करेंगे। लेकिन आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि फिजिक्स में ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम पॉजिटिव मासेस के साथ नेगेटिव मासेस को भी स्टडी करते हैं। और मैंने आप लोगों को ये भी बता दिया कि आप किस तरीके से पॉजिटिव मासेस और नेगेटिव मासेस में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जिस तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव मासेस हैं, तो अब अगर इन मासेस पे हम किसी तरह का वर्क करते हैं, किसी तरह का फोर्स लगाते हैं, तो एक एनर्जी प्रोड्यूस होगी। एक वर्क डन करेंगे तो एनर्जी प्रोड्यूस होगी, जाहिर सी बात है, और उस एनर्जी को हम नाम देते हैं नेगेटिव एनर्जी। और नेगेटिव एनर्जी का एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा होता है इन केस ऑफ वर्म होल्स, टाइम होल्स और टाइम ट्रैवलिंग के कॉन्सेप्ट्स में। हम लोग नेगेटिव एनर्जी को बहुत ज़्यादा हार्नेस करते हैं और यूज़ करते हैं। अभी देखिए, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कहती है कि एनर्जी भी क्रिएट नहीं हो सकती और डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती। तो यानी अगर आपने किसी एक जगह पॉजिटिव एनर्जी को यूज़ किया है, दैट मीन्स वहां पे एक नेगेटिव एनर्जी अपने आप प्रोड्यूस हो गई, है ना। यानी वहां पे एक नेगेटिव अपने आप, अब जैसे मैंने 5 में से 3 निकाल लिया, तो ऑलरेडी वहां पे 2 तो पॉजिटिव है लेकिन 3 स्पेसेस अभी भी नेगेटिव है। आप ऐसा मान के चलिए कि अगर आपके पास 5 स्मॉल होल्स थे और उसमें 5 बॉल्स मैंने रखे थे, और आपने उसमें से 3 बॉल्स निकाल लिए, तो पॉजिटिव की अगर हम बात करते हैं तो हम, क्योंकि बेसिक क्लासेस में हम सिर्फ उन 2 बॉल्स पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, हम सिर्फ 2 बॉल्स पे फोकस करते हैं, और एक छोटा बच्चा आपको बताएगा कि अब 2 बॉल बचे हैं। लेकिन हायर क्लासेस में आप पॉजिटिव के साथ साथ निगेटिव को भी फोकस करेंगे, और आपको ये भी देखना पड़ेगा कि 3 होल्स भी खाली हैं, 3 निगेटिव बॉल्स वहां पे प्रेजेंट है। क्वांटम फिजिक्स में उसको निगेटिव बॉल्स बोल दिया जाएगा, निगेटिव मासेस बोल दिया जाएगा, या फिर उसको निगेटिव एनर्जी बोल दी जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, क्वांटम फिजिक्स हमेशा आपको देख रहा है और वो यही कह रहा है कि अगर आप किसी एक जगह से एनर्जी को यूज कर रहे हैं, दैट मीन्स यू आर प्रोड्यूसिंग मोर एंड मोर नेगेटिव एनर्जी, और फिर वो नेगेटिव एनर्जी ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहा है, एंड वाइस वर्सा। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। पॉजिटिव और नेगेटिव मासेस के बाद एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और वो टॉपिक है सिंगुलैरिटी का, द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ ऑल द लूप्स। सिंगुलैरिटी इस फिगर को देख के बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। इस फिगर में आपको 2 अलग अलग चैनल्स दिखाई दे रहे हैं, 2 अलग अलग होल्स दिखाई दे रहे हैं। आप इनको ब्लैक होल्स बोल सकते हैं। ये 2 ब्लैक होल्स या फिर 2 वार्म होल्स, अगर एक तरफ ब्लैक होल है तो दूसरी तरफ वार्म होल होगा। क्वांटम फिजिक्स ऐसा कहता है, और टाइम ट्रैवलिंग के कॉन्सेप्ट्स ऐसा कहते हैं कि अगर आप ब्लैक होल में एक तरफ से एंटर करेंगे तो दूसरी तरफ से निकलेंगे, उसका एक एंट्री है तो एग्जिट भी होगा, और एग्जिट से जब आप निकलेंगे तो हो सकता है कि आप किसी और टाइम में निकलें, या तो आप फ्यूचर में हो या फिर आप प्रेजेंट में हो। और ये कैसे होगा, ये अभी अभी इसके बाद जब मैं टाइम ट्रैवलिंग के कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा तब मैं बताऊंगा। उससे पहले आप समझ लीजिए कि सिंगुलैरिटी क्या होती है।
इन दोनों कनेक्शंस के बीच में जो वो ब्लैक रीजन आपको दिखाई दे रहा है, वो ब्लैक स्पॉट जो दोनों होल्स को कनेक्ट करता है, वो कहलाता है सिंगुलैरिटी। आप ऐसा मान सकते हैं कि ये दोनों होल्स वहां पे जाके मिलते हैं यानी खत्म होते हैं, या फिर वहीं से दोनों शुरू होकर दोनों तरफ स्प्रेड होते हैं। सिंगुलैरिटी ही शुरुआत है और सिंगुलैरिटी ही एंडिंग भी है। सिंगुलैरिटी इज द बिगिनिंग एज वेल एज द एंड। जैसा कि मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बताया था, बिग बैंग से पहले एक इनिशियल सिंगुलैरिटी थी, यानी एक ऐसा समय जब कुछ भी नहीं था, कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता था और सब कुछ एक मटर के दाने जितना था, और उस समय भी सब कुछ एग्जिस्ट करता था उस मटर के दाने में। आई आई सपोज आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन सच यही है कि एक ही समय पर जब कुछ भी ना हो और सब कुछ हो, उस पोजीशन को हम कहते हैं सिंगुलैरिटी। जैसे कि उस मटर के दाने से पूरा यूनिवर्स एक्सपैंड हुआ बिग बैंग के बाद, और फिर ऐसा माना जाता है कि रिवर्स बिग बैंगिंग चालू होगा और यूनिवर्स फिर सिकुड़ के उसी मटर के दाने जितना हो जाएगा। तो यूनिवर्स जिस सिंगुलैरिटी से शुरू हुआ था उसी सिंगुलैरिटी पे खत्म हो जाएगा। तो यही चीज है सिंगुलैरिटी, और सिंगुलैरिटी का कॉन्सेप्ट हम अभी आगे देखने वाले हैं, क्योंकि इसके बाद जो हम सारे बेसिक कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं, तो टिपलर की टाइम ट्रेवलिंग हाइपोथेसिस। फ्रैंक टिपलर ने 1973-74 के टाइम में, उस समय वो टिलाने यूनिवर्सिटी में अपने रिसर्च पेपर पे काम कर रहे थे, और उस समय उन्होंने जो रिसर्च पेपर साइट किया उसमें उन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हाइपोथेसिस दी। ध्यान रखिएगा, हाइपोथेसिस एक ऐसा थ्योरी होता है जिसका कोई प्रूफ नहीं होता है, सिर्फ बातें होती हैं। तो हाइपोथेसिस ही थी टिपलर की ये वाली टाइम ट्रेवल थ्योरी भी, और टिपलर ने बहुत ही सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से टाइम ट्रेवल करना पॉसिबल है। उसका एक डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ये है, और मैं आप लोगों को बता दूं कि इस टाइम ट्रैवलिंग में बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम लोगों को आसानी से समझ में आ जाएंगे। ये बहुत ही सिंपल टाइम ट्रैवल मशीन है जो आप लोगों को अपने राइट साइड पे दिखाई दे रहा होगा, जो ब्लैक डायग्राम है। टिपलर ने बोला कि अगर हम कुछ मासेस को ले लेते हैं और मासेस को फिल कर लेते हैं एक सिलेंडर में, और उस सिलेंडर को हम बहुत तेजी से रोटेट कराते हैं अपने एक्सिस पे, बहुत तेजी से स्पिन कराते हैं, तो वो सिलेंडर के सेंटर पे एक सिंगुलैरिटी प्रोड्यूस होगी। एक ऐसा सिंगुलैरिटी उसके बीचों बीच प्रोड्यूस होगा, यानी जहां ओरिजिन होगा इस सिलेंडर के एक्सिस का, वहां पे एक ऐसी सिंगुलैरिटी प्रोड्यूस होगी। अगर आप उस सिंगुलैरिटी में जाते हैं, एंटर करते हैं, तो यू कैन ट्रैवल बैक इन टाइम। आप टाइम में पीछे जा सकते हैं। अब आप लोगों को मैं बता दूं कि उन्होंने इस बहुत ही सिंपल सी थ्योरी में जो चीज़ें बताई हैं, जो इंग्रेडिएंट्स बताए हैं, एक अच्छा शेफ यही काम करता है। वो आपको बहुत अच्छी अच्छी डिशेस के बारे में बता देगा, लेकिन वो आपको ये नहीं बताएगा कि आपको इंग्रेडिएंट्स कहाँ से मिलेंगी, आपको सामान कहाँ से मिलेगा। तो चलिए जरा देखते हैं टिपलर की टाइम ट्रेवल हाइपोथेसिस को बहुत ही डीपली। जब हम बात करते हैं क्लोज टाइम कर्व की, जो टिपलर के रोटेटिंग सिलेंडर का मॉडल था, तो उसमें उन्होंने बोला कि बहुत सारे मासेस को फिल करना है आपको एक बहुत ही हाईली कंप्रेसिबल और डेंसिटी वाले सिलेंडर में। अब मैं आपको बता दूं, जिन मासेस को उन्होंने फिल करने को बोला है वो मासेस हमारे सन से तकरीबन 10 गुना ज्यादा होने चाहिए मासेस में। यानी कि जिन मासेस को आप सिलेंडर में फिल करेंगे वो हमारे सन से मासेस में 10 टाइम्स ज्यादा होना चाहिए लगभग। आप समझ सकते हैं वो कितना बड़ा मास होगा, यानी दैट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू डू, है ना। बहुत ही आसानी से उन्होंने हाइपोथेसिस दी, लेकिन उन्होंने जो सामान बताए उसके लिए वो बहुत ही इम्पॉसिबल था। सेकंड चीज, जो सिलेंडर आप लेंगे उसकी डेंसिटी भी बहुत हाई होनी चाहिए, वो मैं भी आगे बताने वाला हूँ। और जो स्पीड से आप उस सिलेंडर को रोटेट कराओगे, वो स्पीड होनी चाहिए 10 बिलियन रोटेशंस पर मिनट, यानी एक मिनट में वो 10 बिलियन रोटेशंस करेगा, यानी उसकी एंगुलर वेलोसिटी, जो उसका घूमने का वेलोसिटी है, वो स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा होना चाहिए, और तभी वो सिंगुलैरिटी प्रोड्यूस होगी, वरना टाइम ट्रेवलिंग पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो चलिए, आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि टिपलर की टाइम ट्रेवल हाइपोथेसिस क्या थी और इसके पीछे क्या लॉजिक थे। लेकिन क्या ये देखिए, ये एक और डायग्राम है जो मैंने आप लोगों के लिए ये प्रिपेयर कराया है। इस डायग्राम में बहुत आसानी से समझा जा सकता है। ये देखिए, इसका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन देखिए। लाइट कोन्स हैं, जो लाइट है वो कॉनिकल शेप में टेंजेंशियल फॉर्म में उस पूरे एक्सिस पे रोटेट करेगी, और बीचों बीच जहां आप एक्सिस देख रहे हैं वहां सिलेंडर होगा, जिसके आसपास आप एक स्प्रिंग जैसा या स्पाइरल जैसा देख सकते हैं। वो स्पाइरल मोशन बताता है कि सिलेंडर किस तरीके से रोटेट करेगा अपने एक्सिस पर, और इसी स्पाइरल के बीचों बीच सेंटर में जहां दो एक्सिस मिलते हैं, एक्स और वाई एक्सिस, वो सिंगुलैरिटी प्रोड्यूस होगा। अब मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो एक्सिस आप देख पा रहे हैं, एक्स और वाई एक्सिस, ये प्लेन नहीं है, ये टाइम एक्सिस और प्लेन एक्सिस है। आप देख सकते हैं जो वाई एक्सिस है वो टाइम एक्सिस है बड़े वाले डायग्राम में, ब्लैक वाले डायग्राम में,
y इज द टाइम एक्सिस एंड x इज द स्पेस एक्सिस, यानी x y z और चौथा डायमेंशन टाइम। यानी आप टाइम में भी आगे जाएंगे और स्पेस में भी आगे जाएंगे सिलेंडर के रोटेशन के कारण। और यही कारण होगा कि एक ऐसा फ्रेम शिफ्ट आएगा जिसके कारण आप टाइम में थोड़े पीछे चले जाओगे, तकरीबन 100 साल 50 साल, या हो सकता है अगर बहुत ज्यादा रोटेशन रही तो 1000 साल भी पीछे जा सकते हैं। ये तो थी भाई टिपलर की टाइम ट्रेवल हाइपोथेसिस। लेकिन अब मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा कि क्या ये चीजें पॉसिबल होंगी, क्या ये टाइम ट्रेवल पॉसिबल होगा इस थ्योरी से। तो चलिए देखते हैं जरा आपको ये पॉसिबल करने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होगी। सबसे पहले तो ऐसे मटेरियल्स चाहिए होंगे जिनके मासेस हमारे सन के मास से 10 गुना ज्यादा हो, जो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है ऑब्टेन करना अभी अभी हमारे ह्यूमन लेवल पे। सेकंड, सिलेंडर जिसकी डेंसिटी 1 बिलियन टन पर क्यूबिक सेंटीमीटर से ज्यादा होनी चाहिए। 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में 1 बिलियन टन बहुत ही ज्यादा है, आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं इतनी ज्यादा डेंसिटी कैसे आप ऑब्टेन करेंगे। ये डेंसिटी लगभग हमारे ब्लैक होल्स की डेंसिटी के अराउंड ही हो गई, क्योंकि इतनी बड़ी डेंसिटी के कारण ही ब्लैक होल लाइट को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। थर्ड, रोटेशन स्पीड जो 10 बिलियन रोटेशन पर मिनट होनी चाहिए। 10 बिलियन रोटेशंस हो जाए 1 मिनट में, ये रोटेशन भी प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, क्योंकि हमारे पास ऐसी मशीन्स नहीं है जो बिना फ्रिक्शन को ओवरकम किए इतने ज्यादा रोटेशंस कर सके, वो डैमेज हो जाएंगी। और निगेटिव एनर्जी, टिपलर ने यह भी बोला कि पॉजिटिव एनर्जी के प्रेजेंस में हम इस टाइम मशीन को रन नहीं करा सकते हैं, क्योंकि अगर वहां पे पॉजिटिव एनर्जी प्रेजेंट होगी तो एक ब्लैक होल क्रिएट हो जाएगा। वो एनर्जी क्या करेगी, अपने आप को डिके करना शुरू करेगी, और जो सिंगुलैरिटी प्रोड्यूस होगा वो सिंगुलैरिटी सिर्फ एक ही होल का रीजन होगा। जो मैंने अभी आपको सिंगुलैरिटी का डायग्राम दिखाया था, दोनों तरफ, एक तरफ ब्लैक होल था एक तरफ वार्म होल था, तो अगर ब्लैक होल पॉजिटिव एनर्जी को लेता है तो वार्म होल निगेटिव एनर्जी को लेता है। अगर दोनों नहीं रहे तो सिंगुलैरिटी नहीं बन पाएगी और आप उस ब्लैक होल के अंदर कोलैप्स कर जाएंगे, या फिर आप एक ही टाइम में फंसे रह जाएंगे, आप निकल नहीं पाएंगे। तो टिपलर का ये भी कहना था कि आपको निगेटिव एनर्जी की भी जरूरत होगी उस सिंगुलैरिटी को प्रोड्यूस करने के लिए, ताकि आप उसमें जा सकें और उसके अंदर से फिर वापस भी आ सकें। तो ये चीजें थी जिन्होंने टिपलर को इस थ्योरी को प्रपोज करने में हेल्प की। और अगर आप ये चीजें इकट्ठा कर सकते हैं तो यू कैन ट्रेवल बैक इन टाइम। अब एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बता दूं, कुछ सालों बाद ही, इस पीएचडी थीसिस को प्रपोज करने के कुछ सालों बाद ही फ्रैंक टिपलर ने इस थ्योरी को नकार दिया, और उन्होंने बोला कि नहीं, मेरी ये थ्योरी पॉसिबल नहीं है और टाइम ट्रैवलिंग करना पॉसिबल नहीं है, टाइम मशीन्स को बनाना पॉसिबल नहीं है। क्या आपको लगता है कि टाइम मशीन्स को बनाना इम्पॉसिबल है और टाइम ट्रैवलिंग करना इम्पॉसिबल है? मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग टाइम ट्रैवलिंग कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास अभी नेसेसरी इक्विपमेंट्स नहीं है, क्योंकि रिलेटिविटी यही कहती है कि अगर आप स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा जा रहे हैं, अगर आप खुद टाइम की स्पीड से ज्यादा जा रहे हैं, तो इसका मतलब आपने टाइम को पीछे छोड़ दिया है, आप टाइम में आगे चले गए हैं। तो इस तरीके से टाइम ट्रैवलिंग पेपर पे पॉसिबल है, प्रैक्टिकली अभी भी हम लोग अचीव नहीं कर पाए हैं। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप लोग बताना मत भूलिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये थ्योरीज और ये नए कॉन्सेप्ट्स आपको कितने इंटरटेनिंग लगे। और वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम ऐसे ऑसम कंटेंट्स आपके लिए बनाते रहें। थैंक यू सो मच।